हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बड़े बड़े पैकेजेस के बारे में, बड़े बड़े सीटीसीज के बारे में और उन सीटीसीज के इन हैंड सैलरी के बारे में। मतलब जो भी आप बड़े बड़े पैकेजेस सुनते हैं, सीटीसी सुनते हैं कि आपका 25 लाख का लगा है, किसी का 30 लाख का पैकेज है, 40 का है, 50 का है, राइट। तो इनकी इन हैंड सैलरी क्या होती है? क्योंकि जब आपको ऐसे पैकेजेस ऑफर होते हैं, किसी को 25 लाख का, 30 लाख का, तो आप, आपकी फैमिली और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो सोचते हैं पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ, पैसा ही पैसा तो होगा, बट इतना नहीं होगा, इससे कम होगा। कितना होगा वो बात करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जो सीटीसी है और इन हैंड सैलरी है उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, वो बात करूंगा इस वीडियो में। प्लस स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपका एक सीटीसी है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। प्लस लास्ट में मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा, तो उस लिस्ट में आप 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो आपका सीटीसी है उसमें आपका इन हैंड सैलरी कितना बनेगा अप्रॉक्स, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो एवरी वीक इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ सीटीसी से कि सीटीसी एक्चुअली होता क्या है। तो सीटीसी होता है कॉस्ट टू द कंपनी, राइट। तो कॉस्ट टू द कंपनी क्या होता है? ये कंपनी की कॉस्ट होती है। इसको आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि आपको रखने के लिए, आपको काम पर रखने के लिए कंपनी को कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, कितना उसको जो है पैसा लग रहा है। तो अगर आपको 30 लाख का पैकेज मिला है या 35 लाख का पैकेज मिला है तो ये जो है सीटीसी है, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये आपकी कॉस्ट नहीं है, ये कंपनी की कॉस्ट है। कॉस्ट टू द कंपनी, तो एक कंपनी की कॉस्ट है कि उस कंपनी को जो है इतना पैसा लग रहा है आपको रखने के लिए, राइट। तो उस सीटीसी में क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो पैकेज बना है, वो आपको आगे डिस्कस करूंगा। बट आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जो सीटीसी पार्ट है ये आपका पार्ट नहीं है, ये कंपनी का पार्ट है, राइट। तो अब बात करते हैं सीटीसी के कंपोनेंट्स की। तो सीटीसी देखिए बनता किससे? सीटीसी में आपका बेसिक सैलरी होता है, सीटीसी में आपका पीएफ होता है, ग्रेच्युटी होता है, आपके मल्टीपल अलाउंस होते हैं, वेरिएबल होते हैं, एचआरए होता है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर जो है एक सीटीसी बनता है, कॉस्ट टू द कंपनी बनता है। तो अब एक एक कंपोनेंट की मैं बात करूंगा। जैसे पहला कंपोनेंट लेते हैं बेसिक सैलरी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये आपकी सैलरी का जो है 30 से 40% तक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ये जितना कम है उतना अच्छा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ उतना अच्छा है? क्योंकि ये 100% टैक्सेबल होता है। तो अगर आपका जो है बेसिक सैलरी सपोज 1 लाख रुपीज़ है तो ये 1 लाख रुपीज़ जो है कंप्लीटली टैक्सेबल होगा, आप इसमें टैक्स बचा नहीं सकते। तो अगर आपके सीटीसी में जो है बेसिक सैलरी कम है तो आप ये ना सोचें कि मेरा पैकेज तो इतना है बट मेरा जो बेसिक सैलरी है वो 1 लाख है या 1,10,000 20,000 है, ऐसा है, राइट। तो डिपेंड ऑन द पैकेज आपका जो है बेसिक सैलरी डिसाइड होता है। तो बेसिक सैलरी को जो है लेके आप ऐसा ना सोचें कि वो कम है तो वो गलत है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो 100% टैक्सेबल होता है। तो कम भी है तो भी अच्छा है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एचआरए। तो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? यहाँ से आपका जो है टैक्स बचना स्टार्ट होता है। तो जो आपका बेसिक सैलरी था वो तो टैक्सेबल था, बट अब ये एचआरए है, ये आपका टैक्सेबल नहीं है। तो जितना आप एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं उतना एचआरए आप जो है क्लेम करके पैसे बचा सकते हैं। तो एचआरए आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? बेसिकली इसके जो है 3 रूल्स होते हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे पहला इसमें देखा है कि एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट है उसका जो है माइनस आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी हो। तो और अगर आप मेट्रो में रह रहे हैं तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, अगर आप नॉन मेट्रो में रह रहे हैं तो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो इन तीनों कंडीशन में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो भी सबसे कम अमाउंट हो, तो उतना अमाउंट आपका एचआरए क्लेम हो सकता है। तो आपको जितना भी एचआरए मिला है तो ऐसा नहीं है कि आप उतना पूरा क्लेम कर सकते हैं, आपका एचआरए जितना एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर जो है ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी लीस्ट अमाउंट आएगा उतना एचआरए आप जो है क्लेम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ क्या होता है? 12% होता है आपका बेसिक सैलरी का। 12% जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और 12% जो है कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें भी आप वही समझ सकते हैं, सपोज 1 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है तो 1 लाख का जो है 12% मतलब आपने जो है उसमें 12,000 रुपये आपका पीएफ आप कंट्रीब्यूट करेंगे।
12,000 आपका जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, तो 24,000 आपका पीएफ जमा होगा। अब यहाँ पे आप ये पीएफ से ही ना इन हैंड और सीटीसी का डिफरेंस समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आप? तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो थी 1,00,000 रुपए, उसमें से आपने 12,000 हटाए जो आपका डिडक्ट हुआ पीएफ, तो आपके इन हैंड कितनी बची? 88, राइट? 88 आपकी इन हैंड बची। बट अगर आपको मैं सीटीसी बताऊं कि इसी पे सीटीसी कितना होगा, तो 1,00,000 रुपए कंपनी ने आपको दिए, जिसमें से आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकें अपने पीएफ के लिए, राइट? उन्होंने इसलिए 1,00,000 रुपए दिए हैं आपको, आपके इन हैंड 1,00,000 नहीं है, आपको 1,00,000 रुपए दिया है, जिसमें आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे अपने पीएफ पे 12,000 प्लस कंपनी भी 12,000 डालेगी, तो 1,00,000 और प्लस 12,000 और ऐड करिए आप, तो हो गया 1,12,000। तो टोटल जो है सीटीसी आपका बनेगा 1,12,000, क्योंकि कंपनी जो कंट्रीब्यूट करेगी वो अपने घर से नहीं करेगी, क्योंकि ये कॉस्ट टू द कंपनी है, मतलब कंपनी को इतनी कॉस्ट लग रही है आपको बेयर करने में, तो ये भी उसी सीटीसी का पार्ट होगा। तो 1,12,000 मतलब 12,000 कंपनी के और उस 1,00,000 में से 12,000 आपके, और तो आपका इन हैंड हुआ 88,000 और सीटीसी आपका हुआ 1,12,000। तो यही डिफरेंस है, और आगे आपको पता चलेगा। तो ये एक मैंने आपको बताया कि पीएफ से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये सीटीसी और इन हैंड में क्या डिफरेंस होता है। प्लस अब नेक्स्ट पार्ट आता हूँ ग्रेचुटी का। तो ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी अराउंड आपका 4.8% समथिंग, 81%, 82% होती है बेसिक सैलरी का। तो जो एक ग्रेचुटी पार्ट है ये आपको जो है 5 साल के बाद मिलता है। मतलब ये आपका सीटीसी का पार्ट तो है, जो हर साल आपकी सीटीसी काउंट हो रही है। अगर आपको जो है 35 लाख का पैकेज मिल गया है, 40 लाख का मिल गया है, तो ये आपका सीटीसी है। एवरी ईयर आपका पैकेज 40 लाख रुपए है, बट जो ग्रेचुटी है इसमें अमाउंट है वो आपको हर साल नहीं मिलने वाला है। अगर आपने 5 साल से पहले कंपनी छोड़ दी तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरे को ये 5 साल के बाद पैसा देना है। एवरी ईयर, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है जमा करती है आपके अकाउंट का, कि 5 साल अगर हो जाए, बंदा जाए, तो ये आपकी ग्रेचुटी है, आप ले जाइए, राइट? बट अगर आप पहले ही चले जाते हैं, आप 2 साल में कंपनी छोड़ देते हैं, 3 साल में छोड़ देते हैं, तो वो ग्रेचुटी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये आपके पार्ट तो था आपकी सीटीसी का, बट आपके इन हैंड का ये पार्ट नहीं बन पाया। फिर इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो होता है वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे भी जो है आपके सीटीसी का पार्ट तो है, बट वो आपको एवरी ईयर, एवरी मंथ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है ये आपको चेक करना है। क्योंकि 100% वेरिएबल, बहुत ही कम मैंने देखा है कि 100% वेरिएबल मिले। इसमें बहुत सारे क्लॉज रहते हैं, बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। जैसे अगर आप अच्छा कर रहे हैं और कंपनी अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप अच्छा करेंगे, कंपनी अच्छा करेगी, तो आपको इतना % मिलेगा। तो सपोज आपने बहुत अच्छा किया बट कंपनी ने उस टाइम अच्छा नहीं किया, तो आपका वेरिएबल कम हो गया, राइट? आपने अच्छा नहीं किया और कंपनी ने अच्छा किया, तो भी आपका वेरिएबल कम हो गया। तो वेरिएबल 100% या उससे ज़्यादा बहुत ही कम मिलता है कुछ लोगों को, बट ये रेशियो बहुत कम है। नॉर्मली कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएंगी कि आपको जो है वेरिएबल 100% नहीं मिलेगा, और ये वेरिएबल आपको मंथली नहीं मिलेगा। ये आपके सीटीसी का पार्ट तो है, बट ये आपको मंथली सैलरी में नहीं दिखने वाला है। या तो बहुत सी कंपनीज इसको ईयरली प्रोवाइड करती हैं, हाफ ईयरली प्रोवाइड करती हैं, क्वार्टरली प्रोवाइड करती हैं। तो सपोज आपको कंपनी ऐसी मिली जो ईयरली वेरिएबल देती है, ईयरली बोनस देती है, वेरिएबल देती है, जो आपके सीटीसी का पार्ट है, बट वो पार्ट तो था 100%, बट आपको वेरिएबल मिला 60%। 60% जो वेरिएबल आपको मिला है वो भी टैक्सेबल है। अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो उस पर आप और 30% टैक्स लगाइए, अमाउंट डिडक्ट होकर जो आपको मिलेगा वो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी आपको जो है पता चल सकता है कि कितना डिफरेंस है सीटीसी में और इन हैंड सैलरी में, क्योंकि वेरिएबल तो वहाँ पे आपने 100% जोड़ा था, आपने टैक्स भी कैलकुलेट नहीं किया था, बट जब वो आपके हाथ में आया तो आपको पता चला कि वेरिएबल तो जो है मेरा 100% से 60% मुझे मिला है, 40% तो गायब हुआ, उसके ऊपर भी जो है मेरे को 30% टैक्स देना है। तो उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगा वो आपका वेरिएबल होगा। और प्लस अगर आपने वो वेरिएबल साइकिल के बीच में अगर आपने कंपनी छोड़ दी तो उस ईयर का कंप्लीट वेरिएबल आपके हाथ से चला गया। जैसे अगर आपने 2 साल एक कंपनी में काम किया तो पहले साल आपने वेरिएबल लिया, सेकेंड ईयर भी आपने वेरिएबल लिया, बट थर्ड में क्या हुआ कि आपने सपोज आपको वेरिएबल जनवरी में मिलना था और आपने जो है नवंबर या अक्टूबर में ही कंपनी छोड़ दी या दिसंबर में कंपनी छोड़ दी, तो वो जो पूरा ईयर का जो आपका वेरिएबल था वो आपका लॉस हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा। तो वो सीटीसी का पार्ट तो था
बट आपके हाथ में एवरी ईयर नहीं आया, एवरी मंथ नहीं आया, और आया भी तो पूरा नहीं आया। फिर सर इसके बाद आता है मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। तो सपोज कंपनी अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है, आपके पेरेंट्स को देती है, आपकी स्पाउस को देती है, किड्स को देती है, तो ये भी जो है एक सीटीसी का पार्ट ही होता है। तो जैसे अगर कोई कंपनी जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो कोई कंपनी 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को देना है या आपके पेरेंट्स को भी देना है, मतलब आप और आपके स्पाउस, किड्स या आपके पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, राइट, तो आपको अलग से जो है मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, उसका चार्ज जो है आपको अपार्ट फ्रॉम सैलरी पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो आपके सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको बाहर से देना पड़ेगा। और जो आपके मेडिकल हैं, अगर आपको स्पाउस और बच्चों का है तो वो आपका तो इंक्लूड है। तो आपको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि आप पर मंथ कुछ देख सकें कि आपके इन हैंड में कुछ डायरेक्ट बेनिफिट आया, या बट इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है इन केस, राइट, तो आपको जो है बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको इसमें हेल्थ मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस से, तो ये इनडायरेक्टली तो काफ़ी हेल्पफुल है, पर आप इसका जो है इम्पैक्ट इन हैंड में नहीं देखेंगे। फिर एक कंपोनेंट आता है स्पेशल अलाउंस। तो इसको आप फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान भी बोल सकते हैं, बहुत इसको फ्लेक्सिबल बास्केट भी बोलते हैं, तो अलग अलग टर्म्स हैं, बट ये होता है स्पेशल अलाउंस। इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें आपके आ जाते हैं फूड कूपन्स, जो सोडेक्सो आपने सुना होगा, तो सोडेक्सो भी इसमें आता है, राइट। इसके बाद आपका एलटीए भी इसमें आ जाता है बहुत बार। इसके बाद आपके ब्रॉडबैंड के बिल्स हुए, आपके कार मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, फ्यूल के बिल, तो जो भी रियम्बर्समेंट रिलेटेड हैं वो आपके स्पेशल अलाउंस में आ जाते हैं। तो स्पेशल अलाउंस जो है आपको एक बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, अगर आपका पैकेज ज़्यादा है, अगर आपका 25 लाख का पैकेज है, 35 लाख का पैकेज है, तो हो सकता है कि स्पेशल अलाउंस आपको जो है 10 लाख का भी मिले, 15 लाख का भी मिले। तो सपोज 15 लाख का आपको एक स्पेशल अलाउंस मिल गया है, तो 15 लाख में से आप जितना क्लेम करेंगे उतना आप जो है स्पेशल अलाउंस पर टैक्स बचा सकते हैं। तो पहले तो ये 15 लाख पर टैक्स लगेगा, राइट। पर सपोज अगर आपने 5 लाख का यूज़ कर लिया, अगर आपने 5 लाख के कोई फ्यूल के बिल दिखा दिए, 5 लाख के अंदर आपने कुछ ब्रॉडबैंड का भी हो गया, आपका एलटीए भी आपने दिखा दिया, राइट, और फूड कूपन्स भी आपने ले लिए, तो कैसे भी अगर आपने 5 लाख रुपए यूज़ कर लिए हैं 15 लाख में से, तो जो बचे 10 लाख हैं उस पर आपका जो है टैक्स एप्लीकेबल होगा, अप्लाई होगा। बाकी के 5 लाख पर आपको जो है टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो ऐसे जो है आपका इन हैंड सैलरी भी आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप ये स्पेशल अलाउंस को ढंग से यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा बहुत इन हैंड सैलरी पर जो है इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ी इंक्रीज होगी। तो बट आपको ये है कि आपको बिल्स देने पड़ेंगे, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, राइट। जैसे आपका एचआरए है, तो एचआरए में भी आपको जो है प्रूफ देना पड़ता है। आई थिंक 8,300 समथिंग कुछ अमाउंट है, तो उससे अगर एक्सीड आपका रेंट होता है, अगर 8,333 रुपये कुछ है, उससे ज़्यादा अगर आपका रेंट हुआ तो आपको जो है रेंट रिसिप्ट भी देनी पड़ती है, आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ता है, आपको जो आपका ऑनर है उसका आपको पैन कार्ड देना पड़ता है, राइट, क्लेम करने के लिए। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप सही पैन कार्ड दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ट्रैक होती हैं, राइट, कि आपको उस पैन कार्ड पर जो है आपने इतना डिपॉजिट किया है अमाउंट, आपका रेंट, और जो है जो आपका ऑनर है उसके पैन कार्ड पर उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। तो कोई ऐसी रिसिप्ट ना दे देना जिससे आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएं। तो सेम आपको फ्लेक्सिबल बेनिफिट बास्केट जो है या स्पेशल अलाउंस है, उसमें भी जो आप क्लेम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है रिसिप्ट देनी पड़ती है। अगर आप पेट्रोल्स क्लेम करते हैं तो पेट्रोल का आपको रिसिप्ट देना पड़ता है। एलटीए है, तो अगर आप एलटीए यूज़ किया है आपने, लाइक लीव ट्रेवलर्स अलाउंस, तो वो जो लीव ट्रेवल अलाउंस है उसमें आपका टिकट है, आपका एयर टिकट है या ट्रेन टिकट है, वो आप जो है क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो आप किस किस के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको क्लेम करना है तो आपने पूरा गांव बुक कर लिया, राइट, कि पूरी शादी का मैं बुक कर देता हूँ, एलटीए क्लेम करूँगा, ऐसा नहीं है। तो एलटीए आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट आप, आपकी स्पाउस, किड्स, आप ये सब जो है उस दिन आप लीव पे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो एलटीए भी आप क्लेम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एक सीटीसी का कंपोनेंट, वो है स्टॉक ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शन भी जो है बहुत सारी कंपनीज आजकल देती हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत कम देती है, बहुत ही गिनी चुनी कंपनी मैंने देखी है जो स्टॉक ऑप्शंस देती हैं, बट हाँ देती हैं उनमें भी कुछ। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, फैंग लेवल की कंपनीज में तो ऑब्वियस है, ये फेमस है, आपको स्टॉक्स मिलने ही हैं, स्टॉक ऑप्शंस आपको मिलना है। तो स्टॉक ऑप्शन में भी जो है बहुत सारी कंडीशंस हैं, और स्टॉक ऑप्शन भी जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के भी होते हैं। सपोज अगर आपका 1 करोड़ का पैकेज है, आप किसी फैंग कंपनी में लगे, 1 करोड़ का आपका पैकेज है, तो उसमें से आप 30-40 लाख का तो जो है स्टॉक ऑप्शन होगा।
मतलब आपको 40 लाख के तो जो है स्टॉक ऑप्शन ही मिल गए। तो वो अच्छी बात है, आपको स्टॉक ऑप्शन मिला है, बट आप ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक ऑप्शन मिला हो और आप अगले ईयर ही उसको जो है स्टॉक में कन्वर्ट कर लें और देन विड्रॉ कर लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ भी कंडीशंस होती हैं, वहाँ भी जो है एक फ्रीजिंग पीरियड आप मान सकते हैं वो होता है अराउंड 4 साल का। तो क्या होता है कि अगर आपको स्टॉक ऑप्शन मिला है तो पहले साल जो है आपको 40 लाख के जो स्टॉक मिले हैं तो पहले साल आपको 5% का स्टॉक मिलेगा। क्या जितना भी 5% में आता है 5% का अमाउंट का स्टॉक आपको जो है मिलेगा। सेकेंड ईयर जो है आपको फिर 15% या 20% का मिलेगा। थर्ड ईयर फिर आपको ऐसे करके 20%, 30%, नेक्स्ट ईयर ऐसे कर करके जो 4 साल का जो भी उनका जो है कंडीशन होगी, जो भी पॉलिसी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्मॉल स्मॉल बंच करके 4 साल में जो है 4 साल में आपको स्टॉक प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप स्टॉक ऑप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में, इसके बाद आप उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको मिल गया 40 लाख का स्टॉक और वो आपके CTC में भी आ गया तो एवरी ईयर आप उसको चेक कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीच में कंपनी छोड़ दी तो वो स्टॉक्स जो हैं आपके लैप्स हो गए। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग फैंग में बहुत लंबा रुकते हैं, लंबा जो है स्टॉक को भी नहीं बेचते हैं, और कंपनी में भी 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको 4 साल में उन्होंने पूरे अपने जो स्टॉक ऑप्शन मिले थे वो ले लिए, प्लस उन्हें बेचा भी नहीं। तो अगर कंपनी अच्छी करती है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट भी देता है। ऐसा नहीं कि आपको 40 लाख के स्टॉक्स हैं तो वो 40 के ही रहेंगे। हो सकता है कंपनी ने इतना अच्छा किया हो कि वो 60 लाख के हो गए हों, राइट, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर आपने पहले छोड़ दिया तो आपको वहाँ पर जो है CTC में तो वो दिखा, बट अगेन वो आपका इन हैंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आपके CTC में होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स में से आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये 12 लाख के पैकेज का एग्जांपल है, बट जो इसका बेस स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं 8.5 लाख के अराउंड जो इसका बेस स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो है जो आपने इसमें ग्रेचुटी ऐड की, PF ऐड किया, राइट, जो आपने इसमें वेरिएबल ऐड किया, इसके बाद जो टोटल इसका ग्रॉस कंपोनेंट हुआ वो हुआ 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख जो है सीधा सीधा आपका ग्रॉस सैलरी है। तो जो भी डिडक्ट होगा आप ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट होगा, पर मंथ आपकी सैलरी इसी ग्रॉस सैलरी में से बनेगी। तो CTC तो ये 12 लाख का है, बट अगर आप इस पे ढंग से टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले अगर आप इसमें PF और ग्रेचुटी माइनस करके, प्लस अगर आपने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्ट किया है, पेरेंट्स के लिए नहीं था वो आपने लिया है, वो भी माइनस करके, सारी चीज़ें जो हैं इसमें टैक्स माइनस करके हार्डली जो है आपके पास 70 से 75 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी अराउंड अप्रॉक्स आएगी। तो देखा आपने 12 लाख रुपए जो है ये पैकेज है, बट अगर आप इन हैंड अगर आप करेंगे इसे वही बहुत अच्छी टैक्स कैलकुलेशन के साथ, तो आपके पास 70 से 75 आएगी। टैक्स कैलकुलेशन थोड़ी सही नहीं होगी तो हो सकता और कम भी आए, राइट। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है बेस्ड ऑन दी टैक्स डिक्लेरेशन एंड ऑल, आप जो है चेक कर सकते हैं। बट ये एक रफ आइडिया मैंने आपको बताया, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। आपका अगर 25 लाख का पैकेज है, 20 का है, 35 का है, 40 का है, कि आपका उसमें बेस कंपोनेंट कितना है, आपका उसमें वेरिएबल कितना है, आपका ग्रॉस CTC कितना है, राइट। इसके बेसिस पे, और आप टैक्स कैलकुलेशन अपना कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे आप जो है अपनी इन हैंड सैलरी निकाल सकते हैं। बट डिवाइड बाय 12 का फॉर्मूला काम नहीं करता भाई। तो जो आपके रिलेटिव्स जो हैं 35 का अगर आपने बताया है डिवाइड बाय 12 कर रहे हैं तो उन्हें भाई रोक दें, क्योंकि जो है 35 लाख का डिवाइड बाय 12 करने पर तो 2,70,000 करीब अमाउंट आता है, बट आपको इन हैंड हार्डली 2 लाख मिलेगा, राइट। अगर आपको 2 लाख का अमाउंट मंथली चाहिए तो इसके लिए आपको 33 लाख से 42 लाख अराउंड तक की सैलरी होना चाहिए, राइट। और उसमें आपका जो है तब जाके आपको 2 लाख से 2.5 लाख के बीच का अमाउंट मिलेगा। अगर आप 30 से कम हो तो आपका 2 लाख भी नहीं आने वाला, 30 पे भी 2 लाख नहीं आता आई थिंक। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये आप चेक करके अपनी इन हैंड सैलरी निकाल सकते हैं। और ये रही लिस्ट जो मैं आपसे बोलने वाला था कि आप 3 लाख से 1 करोड़ तक के CTC का इन हैंड कितना आएगा वो आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आपका जो है 20 लाख है, आप देख सकते हैं 3 लाख से 1 करोड़ के बीच जो भी आपका CTC है, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि अराउंड इतना जो है मेरा इन हैंड सैलरी आने वाला है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑन इन हैंड सैलरी और CTC। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। भाई पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।